नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जेई मेंस अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब बात है आपका फोकस अभी बोर्ड्स के ऊपर चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं करा ना तो जेई में भी लंका लग सकती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जेई की प्रिपरेशन में अच्छा करते हैं लेकिन 75% क्राइटेरिया ही नहीं कर पाते, फिर उन्हें बोर्ड्स के लिए भी ड्रॉप लेना पड़ता है, आईआईटी के लिए भी। तो ये आपके साथ ना हो जाए, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद 15 दिन, मात्र 15 दिन में पढ़ के 92.8% स्कोर करा था। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, मैं अगर 15 दिन में 92.8 जा सकता हूं तो तुम लोग 95% कैसे जा सकते हो, क्योंकि अभी तुम पे थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ये प्लान लगाना A to Z मैं बता रहा हूं, बोर्ड्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्रिस्टल क्लियर अपनी गाइड दे रहा हूं, ये सुन लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास। देखो, सबसे पहले टारगेट 95% से कम मत रखना, 90% नहीं रखना है, टारगेट हमेशा ज़्यादा रखो। 95 रखोगे तब तुम्हारा 90 के अराउंड आएगा, ये हमेशा दिमाग में रखा करो, क्योंकि जितना टारगेट लगता है आ जाएगा, कब से कम ही आता है, ठीक है। तो टारगेट सबसे पहले 95% रखना, नहीं तो 96 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चे स्पेसिफिकली जेई वेई की तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा परसेंटाइल हगी हुई उन्हीं की आती है बोर्ड्स के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई साहब हम तो जेई की प्रिपरेशन करें, हम टफ के लिए पढ़ाई करें, टफ। बट तुम टफ जो करे हो ना वो ऑब्जेक्टिव में करे हो, थ्योरी में नहीं। बोर्ड्स में थ्योरी पूछी आती है, लिखना पड़ता है, ठीक है। तुम्हारी लिखने की आदत गायब है जेई वालों की, और तुम अगर नीट वाले हो तो तुम्हारी भी गायब है। ये जो भी जेई नीट वाले हैं उनकी गायब रहती है, थ्योरी का तो अता पता ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में जेई की तरह सॉल्व करने की आदत हो गई है क्वेश्चन को, शॉर्टकट, हाफ कैलकुलेशन कर दिया, फटाफट असम्पशन मंगा दिया, ये सब काम ही नहीं करता जी बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब तुम यहाँ से डिस्कनेक्टेड चल रहे हो बोर्ड्स के मामले से। अब क्या होगा, सब्जेक्टिव पे जब आओगे तब तुम्हें स्टेप मार्किंग का रहता है, प्रेजेंटेशन खराब है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, थ्योरी अगर ढंग से नहीं लिखी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो बच्चों के यही मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे हैं ना 90% एस्पिरेंट, वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उन्हें ये लगता है कि सॉल्विंग इज इक्वल्स टू राइटिंग, ठीक है। बोर्ड्स के अंदर राइटिंग का स्किल होना चाहिए, सॉल्विंग का तो चाहिए ही। मान लेते तुम्हें सॉल्व करा तो आंसर गलत आया, ठीक है, फिर भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे बोर्ड के अंदर अगर तुम्हें राइटिंग का स्किल आता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने फिजिक्स का पेपर दिया था, 100 मार्क्स का आता था हमारे, मतलब टोटल 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिला के 100 मार्क्स का फिजिक्स, मेरे आए 96 फिजिक्स में। और महिदाबाद मुझे 8 मार्क्स का तो आता ही नहीं था पेपर, 8 मार्क्स का मुझे पेपर नहीं आता था पूरे पेपर, मतलब मेरे 92 एटमैक्स आने चाहिए, लेकिन मेरे 96 कैसे आए वो अब मैं आपको बताऊंगा। यही तो है आर्ट ऑफ राइटिंग। अगर तुम्हें राइटिंग आती है ना तो तुम एक्स्ट्रा मार्क्स खींच सकते हो, और बोर्ड्स में ये मैटर कर जाता है। अब ये कैसे होगा बताऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हारे जेई में मान लेते ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगा, तुम्हारे 75% से कम आए बोर्ड्स के अंदर, तो तुम्हें घंटा कोई IIT NIT नहीं मिलेगी, ये अपने दिमाग में बैठा लेना, पहले बता रहा हूँ, ये रूल है, ठीक है। जो सा काउंसलिंग है तुम्हारे 75% होने ही चाहिए, तो बोर्ड्स में 75% इज नथिंग, तुम लिटरली आराम से ला सकते हो। बस ये वीडियो एंड तक सुन लेना। अब सुनो कैसे करना है, मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि मैंने 15 दिन में 92.8 करा था, तुम 30 दिन लगाओ, तुम्हारे 95 तय हैं, 97 भी आ सकते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बोर्ड्स इज नथिंग। मैं अब तुम्हें रिजल्ट अब नहीं दिखा रहा, क्योंकि रिजल्ट मैं 36 बार दिखा चुका हूँ, तुम देख लेना अगर तुम्हें देखना है, पुरानी कोई शॉर्ट पे पड़ा होगा। अब कैसे करना है मैं तुम्हें एग्जामिनर की साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अब तुम खुद सोचो, जो बोर्ड्स की चेकिंग है, कोई एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा होगा, पता है एग्जामिनर को कैसे पैसे दिए जाते हैं, पर कॉपी कुछ पैसा मिलता है। अब मान लेते हैं उसने एक कॉपी का चेक करी, उसे उस कॉपी के 5 रुपये मिले, ठीक है। अब अगर तुम एक एग्जामिनर हो तो तुम्हारा गोल क्या है कि मैं सबसे ज़्यादा पैसे कमा लूँ। अब इन दी एंड आदमी को पैसे कमाने होते, ज़्यादा कमाने हैं, ठीक है। तो अगर 5 रुपये पर कॉपी मिल रहा है, तो अगर वो 100 कॉपी सॉल्व कर लेगा, मतलब एक दिन में, तो उसे 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। वही अगर उसने 200 कॉपी चेक कर ली तो उसे 1000 रुपये मिलेंगे। तो उसका गोल क्या है, तुम बताओ, एग्जामिनर का गोल क्या है, कमेंट में लिखो कि मैक्सिमम कॉपी चेक करनी है। अब वो हड़बड़ी में करेगा, जल्दी जल्दी चेक करेगा, या तो अब वो टिक लगाएगा या क्रॉस लगाएगा। अगर तुम उसे प्लेट पे सर्व करोगे, सारे आंसर ऐसे बना के रखोगे जो उसके लिए इजी टू रीड हो, इजी टू गिव मार्क्स हो, तो वो टिक लगा के आगे बढ़ेगा, ज़्यादा देखिएगा नहीं। इवन तो तुमने थोड़ी बहुत गलती कर रखी होगी, वो इग्नोर कर देगा, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। वही अगर तुमने भूसा भर रखा है कि उसे टाइम लग रहा है पढ़ाई आंसर निकालने में तुम्हारे आंसर से, तो वो सीधे क्रॉस लगाना प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ वो पूरा आंसर पढ़ने के टाइम वेस्ट करने से। ये एक कॉमन सेंस है। तो उसका गोल है स्पीड, उन्हें तुम्हारे कॉपी पर आंसर चेक करना ही नहीं है स्पीड से, ठीक है। बस वो स्कैन कर रहे हैं कि इसने सही सही लिखा है कि नहीं, जिससे वो मैक्सिमम कॉपी चेक कर पाए। अब अपन को क्या करना है, इसी को इजी करना है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा तुम सोच लो मार्क्स कटते क्यों हैं। मान लेते हैं तुमने एक डेंस कॉपी बना दी,
डेंस कॉपी कैसी होती है, ये पूरा कबाड़ भर दिया है, कचरा पूरा लिख दिया है, ढट 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 ढट। तुम ऐसी कॉपी अगर तुम्हारी है कि पूरा गुचोड़ मुचोड़ यहाँ काट दी, यहाँ काट दी, पूरा एकदम बंडल, अब ये मुझे ही रीड करने का मन नहीं कर रहा, तुम रीड करोगे ये चीज़ नहीं करोगे, ठीक है, तो इसमें तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनर को पूरा यहाँ तक रीड करेगा तब उसे समझ में आएगा कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो इससे बेटर है वो क्या करेगा, कुछ मार्क्स काट के आगे बढ़ जाएगा। ये कॉमन सेंस अप्रोच है। लेकिन वही तुमने अगर अच्छे से इस आंसर को स्ट्रक्चर वे में लिखा होगा, इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है, पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हैं, डायग्राम भी बनाया है, कंक्लूजन भी लिखा है, इसमें काटेगा ही नहीं, वो कहेगा भाई साहब क्या आंसर है, 5/5 दो, आगे बढ़ो। तो इस तरीके से लिखना है अपन को, ना कि इस तरीके से। ये कचरा लिख के आओगे कभी 90 नहीं आएंगे, ये लिख के आओगे 95% प्लस आएंगे, क्योंकि मैं यही वाली स्ट्रेटेजी यूज करके आया था। तो ये याद रखना है अपन को, क्या करना है, नीटनेस बनानी है। अब तुम्हारी राइटिंग कबाड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें नीटनेस से लिखना है। यहाँ नीटनेस नहीं है, यहाँ नीट है, तुम खुद देख के बता सकते हो कि भैया ये नीट नहीं है, ये नीट है। तो क्या सबसे चीज़ है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले याद रखो प्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन राइटिंग का फॉर्मेट होता है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर जो मेजर चीज़ पूछी है वो लास्ट में कंक्लूड करो, और कीवर्ड्स लिखने हैं, हाईलाइट करने हैं, एक डायग्राम जरूर बनाना है अगर बना सको तो, और उस डायग्राम को बॉक्स में रखना है। ये अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर तुम स्टेप वाइज मार्क टारगेट कर रहे हो, ये स्पेसिफिकली मैथ्स के अंदर होता है, तो हमेशा याद रखो कैसे करना होता है। जैसे मैथ्स का कोई मान लेते हैं क्वेश्चन है, अब तुम जेई में क्या करोगे, डायरेक्ट उसका सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव रफ में काम कर दिया, आंसर लेके आए। ये बोर्ड्स में काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। तो मैं बोर्ड्स में कैसे लिखना है, गिवन क्या है, सारे वेरिएबल्स को लिस्ट करो कि क्या क्या वेरिएबल है, ऊपर लिखोगे हेडिंग गिवन, ठीक है, फिर उसमें वेरिएबल्स लिस्ट करोगे इस तरीके से। उसके बाद तुम क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, तो मैं बॉक्स के अंदर लिखना है कि वी नो दैट कि ये V बराबर IR होता है, तो ये फॉर्मूला तुमने हाईलाइट करा, ठीक है। उसके आगे लिख सकते हो कि क्या फॉर्मूला है XYZ, अगर तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद तुम सब्सटीट्यूट करोगे ये वैल्यूज को, वेरिएबल, ठीक है, कि ये देखो 5 × 10 × R जो भी है तुम्हारा इक्वेशन, सब्सटीट्यूट करोगे। उसके बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा, उसके बाद तुम एक्सप्लेन करोगे देयरफॉर, ये वैल्यू आई, हैंस, बिकॉज, ये कीवर्ड्स लिखने होते हैं। उसके बाद लास्ट में आंसर लिखोगे। अगर तुमने इस स्टेप मार्किंग में लिखा है, तुम्हारे +5 मार्क्स, मतलब जितने ही मार्क्स मिलने वो तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर तुमने मान लेते हैं गलती कर दी, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में गलती हो गई, तो अब तुम्हारा क्या करेगा, वो इधर टिक मारेगा, इधर टिक मारेगा, इधर टिक मारेगा, इधर टिक मारेगा, वो क्या करेगा, 1 मार्क्स यहाँ काट लेगा, तो 4/5 नंबर फिर भी देगा, भले ही तुम्हारी थोड़ी बहुत गलती होगी। इस तरीके से करोगे तो, और भाई तुमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट या छोड़ के ही आ गए, ब्लैंक ही छोड़ दिया, 0 दे देगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। कभी भी कुछ छोड़ के नहीं आना, खाली कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग के लिए लिख के आना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें समझाना कैसे है बच्चे, मतलब एग्जामिनर को कैसे समझाना है एज अ किड, कि उसे कुछ नहीं आता, उसने कुछ नहीं पढ़ रहा, सब कुछ थाली पे परोस दो, वेरिएबल, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, सब दिखा दो कि एक क्लास 5th के बच्चे को भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऐसे तुम्हें कॉपी बना के आनी, ठीक है। और बाकी विजुअल सिग्नलिंग पे इंपॉर्टेंस है, ये हाईलाइट करो, क्यों, जो भी कीवर्ड है उन्हें तुम्हें हाईलाइट करना है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मान लेते तुमने ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ गया, तुमने क्या कर लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि यही कीवर्ड है, ठीक है। फिर फेरेडे लॉ तुमने यूज करा, तो फेरेडे लॉ को अंडरलाइन कर दिया। फ्लक्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया, लास्ट में जो आंसर आया उसे ही बॉक्स में कर दिया। इस तरीके से तुम्हें कीवर्ड को बॉक्स या फिर अंडरलाइन करके रखना होता है, और ज़्यादा नहीं करना होता, ओवर नहीं करना, 1-2 को ही करो, जैसे 1, 2, 3, 4 चीज़ें अंडरलाइन करिए बस, इससे ज़्यादा नहीं पूरे क्वेश्चन में। तो तुम अगर पैराग्राफ में भी लिख रहे हो ना, आंसर डेफिनेशन बेस्ड है, तो इस तरीके से तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। बॉक्स बनाओ, अंडरलाइन, टाइम लगता है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आता, डे 1 में नहीं आएगा, याद रख लेना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन ज़्यादा अंडरलाइन नहीं कर दिया तुमने, हर चीज़ अंडरलाइन कर दी, अरे भाई जब हर चीज़ अंडरलाइन कर दोगे तो फिर बेकार लगती है कॉपी, नीटनेस भी नहीं आती, ये याद रख लेना। बाकी एक डायग्राम बनाने का तरीका होता है, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, इससे तुम्हारे 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो भाई, जब भी तुम डायग्राम बना रहे हो ना, ठीक है, वैसे ट्राई करो हर एक क्वेश्चन में अगर बना पाओ, जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है डायग्राम बन सकता है, बनाना ही है। क्यों, जो तुम टेक्स्ट लिख रहे हो ना, मतलब जो तुम थ्योरी लिखोगे, उससे जल्दी बन जाता है डायग्राम, तो वो स्पेस भी अच्छी सी कंज्यूम करेगा और देखने में भी अच्छा लगता है, और तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी इससे तुम्हारी, और तुम्हारा देखने में भी अच्छा आंसर लगेगा। और याद रखो डायग्राम कैसे बनाना होता है, जैसे ये बनाया है, ये एक रजिस्टर लगा दिया है, स्विच है, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, एक सर्किट डायग्राम है, तो तुम्हें हमेशा लिखना है कि ये फिगर क्या है, फिगर 1 सर्किट डायग्राम। ये क्यों,
भाई तुमने डायग्राम बना दिया, पता ही नहीं चल रहा क्या बना दिया। हमेशा लेबल करो, लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट। और डायग्राम क्या है वो भी लिखना है, लेबलिंग करिए, बैटरी रजिस्टर है, ये स्विच है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हाँ इस बच्चे को आता है। प्लस इसे बॉक्स में रखो, डायग्राम को बॉक्स से बनाने का ट्राई करा करो, जिससे वो एकदम नीटनेस बनी रहेगी और गुचुड़ मुचुड़ नहीं होगी तुम्हारी, सिंपल, ठीक है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में बनाना है, लेबलिंग करनी है और क्या डायग्राम बनाया है ये मेंशन करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, और कभी भी कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, इवन दो तुम्हें आता ना हो, कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिख के आ जाना है। उसके आसपास का भी लिख दोगे ना तो भी तुम्हें कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, जीरो नहीं मिलेंगे। मैं तो बताया था ना मेरे फिजिक्स में 92 मार्क्स का आता था, मार्क्स मेरे 96 आए, तो 4 मार्क्स कैसे आ गए? मैंने थोड़ा जो क्वेश्चन नहीं आते थे उसमें थोड़ा साइड का चीज़ें लिख दी थी उसी से रिलेटेड, तो 1-2 मार्क्स स्टेप मार्किंग में खींच लिए, जिससे मेरा स्कोर 96 हो गया ऐसे। और फिजिक्स का पेपर टफेस्ट बोलते हैं बोर्ड्स में, तुम CBSE बोर्ड में फिजिक्स देखो हिल जाओगे फिजिक्स के पेपर में, तब पता चलेगा, ठीक है। तो क्या टेक्टिक है, डेफिनेशन कीवर्ड लिखो। अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता है तो तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, स्टार्ट करो, उसमें कोई एक डेफिनेशन तो लगी जाएगी, तो डेफिनेशन घुसेड़ देना, ठीक है। कोई भी रिलेटेड फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो वो लगा देना, और कुछ भी जनरल कंसेप्ट समझा दो पैराग्राफ में, अगर उस तुम्हें एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं याद आ रही, ठीक है। ये ट्रिक यूज़ करना, ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता ये चीज़, इससे आंसर आ जाएगा। और ये मैंने खुद ट्राई करा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी 2 सोर्स तुम्हें फॉलो करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। PYQs, भाई साहब PYQs में तो 80% क्वेश्चन तुम्हारे रिपीट हो जाएंगे बोर्ड्स के, लास्ट के 10 साल के करोगे 80% क्वेश्चन रिपीट, घूम घूम के वही आ रहे होते हैं, रट जाओ। बाकी NCERT बैक एक्सरसाइज कर जाओ, ऑब्जेक्टिव कर जाओ, बस। इसके अलावा कुछ और रिसोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुम यहाँ पे डन हो, पूरा खत्म। और बाकी एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं तुम 2024 क्या बोल रहा हूँ 2026 बोल लो, ठीक है, 2026 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ठीक है, इस बार वाला। तो जो पिछले साल क्वेश्चन आए होंगे ना वो वाले टॉपिक्स रिलेटिवली नहीं आते, तो हम क्या कर सकते हो, पिछले साल का पेपर देखो, ठीक है, उसमें से जो टॉपिक्स पूछे गए उन्हें लो प्रायोरिटी पे सेट कर दो, ठीक है। आ सकते हैं बट लो प्रायोरिटी रखो। पहले वो देख लो जो पुराने ईयर्स में ज़्यादा आए, उनकी चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। जो पिछले साल आया था वो एग्जैक्ट जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करते, तो क्या है, पिछले साल के पेपर में जो टॉपिक आ गए उनको हाईलाइट कर लो, ये शायद इस साल ना आए, और इससे पुराने वाले पिछले सालों के पेपर वो देख लो कि हाँ ये आ सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो अगर तुम्हें टाइम बचाना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब ज़रा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि तुम में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और फिजिक्स में लंका लग जाती है, ठीक है। अब क्या करो, देखो भाई, मेमोराइज करना टफ होता है फिजिक्स में, ठीक है, समझ के ट्राई करो, समझ के चलो, फॉर्मूला का डेरिवेशन याद रख लेना, डेरिवेशन पूछ देता है, ठीक है। बाकी आजकल तो क्या हो रहा है कि बोर्ड्स में भी वो जेई के क्वेश्चन देख दे रहे हैं, जेई के लेवल के। पिछले साल जेई स्क्रीनिंग का एक क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन वो ऑप्शनल था, दूसरा क्वेश्चन ईजी भी था। तो स्मार्ट वर्क लगा के रखना, डरना नहीं है पेपर से अगर टफ आ गया, ठीक है। NCERT कर लेना, PYQ फिजिक्स हो जाएगा तुम्हारा। बाकी केमिस्ट्री ये सबसे स्कोरिंग आती है, कुछ नहीं, तुम सीधे NCERT पढ़ लो और PYQ कर जाना, इसमें तुम्हारे 97-98 आ जाएंगे, डन, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के रिएक्शन रट लेना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बैक एक्सरसाइज जरूर कर जाना NCERT की। मैथ्स में थोड़ा टफ पड़ेगा मामला, पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, NCERT तो अच्छे से करनी पड़ेगी, NCERT टफ भी है, बाकी PYQ कर लेना। इसके अलावा मैथ्स थोड़ा अनसर्टेन रहता है। इंग्लिश तो डियर सर यूट्यूब चैनल है, उधर जाके पढ़ लेना सारा, इंग्लिश इज ईजियर स्कोरिंग। बाकी फिजिकल एजुकेशन भी और CS भी डूएबल है। CS क्यों लिया है पहले तो मुझे समझा देना, तुमने CS उठाया क्यों, बेवकूफ़ी होती है CS लेना। फिजिकल एजुकेशन लो, अरियंत की एक बुक आती है फिजिकल एजुकेशन, बस वो रीड कर जाओ, PYQ देख जाओ, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, ईजी आता है फिजिकल का। मेरे 97-98 कुछ आए थे, ठीक है। बाकी एक तुम्हें हैक बताता हूँ, तुम क्या करो, जेई मास्टर साइट हमारी साइट पे जाना, वहाँ पे क्लास 12 के CBSE के वहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया। अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत आती है ना, वो वाला पैक 99 रुपीज़ का है, जाके बाय करो, उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि PYQ से आता है, वो तुम्हारे लिए हैक है। ये तभी यूज़ करना जब तुम पे ज़्यादा टाइम बचाना हो, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। और बाकी समरी तुम्हारे लिए लिख दी है। अब तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये PDF ज़रूर से रीड कर जाना, ये PDF मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये बोर्ड्स की PDF रीड कर लेना, तुम्हारे काम आई। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चलो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।